अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर। आप सब देखने वालों को सोहाब का सलाम। एक नया दिन, नई सोच और नई सुबह के साथ ऑन द सेम टाइम ऑन योर टेलीविजन स्क्रीन्स। तो मैं अब कल का जब मैंने शो किया आफ्टर सो मेनी डेज, मतलब पूरे महीने के बाद, तो मैं सोच रही थी कि मैं कितना मिस कर रही हूँ इस इंटरेक्शन को जो कि मेरा आपके साथ होता है। स्क्रीन की उस तरफ जो ऑडियंस बैठी मुझे देख रही होती है, जो फीडबैक मुझे मिल रहा होता है, सोशल साइट्स पे जो फीडबैक आप लोग दे रहे होते हैं, बड़ा प्रोडक्टिव, बड़ा अहम होता है मेरे लिए। तो ये जो हमारी रूटीन होती है, जिस फिल्टर से हम इस दुनिया को देखते हैं, जिस पर्सपेक्टिव से हम इस दुनिया को देखते हैं, वो पर्सपेक्टिव कैसा है, आपका थॉट प्रोसेस कैसा है, ये बहुत मैटर करता है। आज प्रोग्राम के आगाज़ में जो बात मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ, जो थॉट मेरे दिमाग में आई, और मैं हमेशा ऐसी कोशिश करती हूँ कि जो चीज़ मैं सोच रही हूँ वो आप लोगों से शेयर ज़रूर करूँ। फॉर एग्जाम्पल, ये जिस फिल्टर से, जिस आई कॉन्टेक्ट से आप इस पूरी दुनिया को देखते हैं, ये दरअसल आप नहीं, आपका दिमाग देख रहा होता है। अगर मैं एट द सेम प्लेस ये सोचूं कि सोशल मीडिया पे कितनी ट्रोलिंग की जाती है और कितनी मतलब बुरे कमेंट्स भी आते हैं, फीडबैक बाजुकत इस तरह का भी आता है जो कि आपको डिसअपॉइंट कर देता है, लेकिन मैं इस सारी चीज़ों को किस पर्सपेक्टिव से देखती हूँ ये बहुत मैटर करता है। मैं हमेशा आपके फीडबैक को पॉजिटिवली ही लेती हूँ। अगर आप तनकीद भी कर रहे हैं तो मैं ये ज्यूम कर लेती हूँ कि शायद वो तनकीद बराए इस्लाह होगी, इसीलिए आप मुझे बता रहे हैं कि जी ऐसे नहीं, ये ड्रेसिंग सूट करी, ये नहीं सूट करी, आपने सही नहीं बोला, आपको ये टॉपिक चूज नहीं करना चाहिए था, आपको ये सब्जेक्ट पर बात करनी चाहिए, आपके गेस्ट ऐसे थे, आपका शो ऐसा है, एंड सो फार सो थिंग्स। ऐसी चीज़ें जो कि आप लोग देते हैं या आप लोग तनकीद करते हैं, मुझे लगता है कि वो बेसिकली फीडबैक है। तो ये बहुत मैटर करता है कि आपका पर्सपेक्टिव कैसा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने किसी के बारे में पर्सपेक्टिव बना लिया है कि वो बंदा आपको पसंद नहीं करता, वो शख्स आपको पसंद नहीं करता, और अगर आप उससे मिलते हैं किसी वजह से, उसके पास 100 रीजंस हो सकती है। अगर आप किसी के घर गए और आप उसके बारे में ये सोचते हैं कि शायद इसको मैं इतना पसंद नहीं हूँ, उसने आपको अटेंड किया, आपको बिठाया, मे बी वो बिजी हो गया हो, उसने उस तरह से आपको टाइम नहीं दिया, तो जो परसेप्शन आपने सोची थी वो तो 110% पूरी हो गई। मतलब आप जो सोचते हैं आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ रियलिटी में चेंज होती चली जाती है। तो अगर आप अच्छा सोचेंगे, हालात किस तरह के हैं, लोगों का रवैया किस तरह का है, उनके पास उनके रवैयों की 100 रीजंस हो सकती हैं। तो काइंडली पर्सपेक्टिव जो है, अपना परसेप्शन जो है, उसको दुरुस्त करने की कोशिश करें। हर चीज़ को नेगेटिविटी में फॉल ना किया करें, अपने बारे में भी सोचा करें। प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे ख़ास तौर पर इस चीज़ के बारे में कि कोविड-19 में हमने 2 साल गुजार दिए। इस दफ़ा ईद पे मैं ये समझती हूँ कि अगर गारमेंट इंडस्ट्री की बात की जाए, ताजिर बरादरी की बात की जाए, तो ये वो तबका है जो कि पूरे साल में ज़्यादा से ज़्यादा कमाई सिर्फ इन दिनों में करता है, जब ईद त्यौहार होते हैं और लोग ज़्यादा से ज़्यादा बाज़ारों में निकल कर शॉपिंग्स करते हैं। बट स्टिल कितनी बुरी तरह ये इंडस्ट्री सफ़र हुई है। ताजिर बरादरियों को जितने भी, अगर हमने देखा एकजुट होकर, हमने देखा कि मुत्तहिद होकर बहुत सारे स्टैंड्स लिए गए, एहतजाज रिकॉर्ड कराए गए, लेकिन उसके बावजूद भी हुकूमत ने जो काम करना था, जो पॉलिसी लॉन्च करनी थी, वो लॉन्च की और इस पर हमने इम्प्लीमेंटेशन कराने की भी कोशिश की है। लेकिन एट द सेम प्लेस हम जानने की कोशिश करेंगे कि खुदा ना खास्ता अगर मुस्तकिल में दोबारा ऐसी सिचुएशन आती है तो हमें क्या दोबारा से यही पॉलिसी पर चलना पड़ेगा, या कुछ अमेंडमेंट, कुछ तजावीज़ के बाद कोई फ्लेक्सिबिलिटी आ सकती है। आपका तारुफ करा देती हूँ, मेरे साथ मौजूद है आसिम इरशाद साहब, इन्हें कहते हैं। इनसे हम डिटेल में बात करेंगे ताजिर इत्तेहाद जो भी है कि किस तरह से ये चीज़ों को साथ लेकर चले हैं। बेसिकली इनकी डिजिग्नेशन जो है, ये सीनियर नायब सदर हैं कौमी ताजिर इत्तेहाद पाकिस्तान के। इनको आज के शो में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? जी शुक्र अल्लाह। सर आपके आने का बेहद शुक्रिया। गुज़िश्ता ईद मुबारक आपको, क्योंकि ये ईद थी, अब मुबारक है या नहीं है, तो हम ताजिर बरादरी जो है उसको आपने रिप्रेजेंट करना है आज के शो में। और मेरी कोशिश ये होती है कि हम किसी ऐसे शख्सियत को, किसी ऐसी डिजिग्नेशन को बुलाएं जो कि एक बड़ी ह्यूज तादाद में जो ताजिर बरादरी है उन्हें रिप्रेजेंट कर रहे हों। बीइंग अ सीनियर नायब सदर, किस तरह से आप लोगों ने इस हालात को, इन सिचुएशंस को कैटर किया है, और आपको क्या लगता है, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि अगर खुदा ना खास्ता दोबारा इस तरह की सेम सिचुएशन आती है तो क्या जो अभी इस दफ़ा इम्प्लीमेंटेशन हुई है पॉलिसीज़ की, वही ठीक रहेंगी, या आपकी तजावीज़ क्या है, क्या फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए? शुक्रिया जोया। असल में जोया, इस वक्त हम हुकूमत से ये चाहते हैं कि हुकूमत हमें करती है। अब देखें, कोरोना का बेसिक जो थीम है इस वक्त, हम ये फ्यूचर में देख रहे हैं कि कोरोना इस वक्त आपको फ्यूचर में साथ लेके चलना पड़ेगा। इसके लिए अगर हुकूमत स्टेक होल्डर्स को साथ बिठाए तो ज़्यादा बेहतर है। आप देखिए ना, हम ये तीसरी लहर है, सबसे ज्यादा जो तबका मुतासिर हुआ है वो ताजिर बरादरी होती है। और उसके अंदर ये है कि जब स्टेक होल्डर्स को ही नहीं साथ बिठाया जाएगा तो किसी भी प्रोफेशन के मुतालिक बेहतरीन डिसीजन कैसे लिए जाएंगे। असल में प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, जब अब देखिए हमारे इधर ताजिर बरादरी थी, जिस तरह होलसेल मार्केट थी, होलसेल ने अपना टोटली माल जो है वो रिटेलर को सेल कर दिया था। ऐसे ही है। अब ये रिटेलर की थोड़ी सी इनकम थी, जिस तरह छोटे
आपके सामने स्टॉल्स लगे होते हैं, फिर कुछ फट्टे लगे हुए होते हैं। अब ये कि ये वो क्या होते हैं, वो दिहाड़ीदार लोग होते हैं। अब दिहाड़ीदार लोग क्या करते हैं बेचारे, जो डेली वेजेस के ऊपर इनकम लेते हैं और डेली वेजेस के ऊपर पीछे होलसेलर को पे कर रहे होते हैं हमारे मार्केट्स के अंदर जो इस वक्त सूरत हाल रही, पूरे रमजान के अंदर भी हमने कोशिश की कि अपने SOPs को प्रॉपर तौर पे बहाल रखा जाए, ताकि हुकूमत की तरफ से कोई ऐसी रिट ना आए जिसकी वजह से हम मुतासिर हों। क्योंकि उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आया कि आप ये देखें कि जब हुकूमत की रिट होती है तो सबसे ज्यादा पैसे कौन बना रहा होता है, जो SOPs पे अमल कर रहे होते हैं उनमें सबसे ज्यादा सरफहरिस्त है पुलिस डिपार्टमेंट। आप देखें कि पुलिस डिपार्टमेंट 400 पुलिस वाले जो है वो 400 दुकानें बंद करवा देते हैं, 4 पुलिस वाले। लेकिन क्या हमारे इधर बाकी जो जराइम है, क्या वो 400 बंदे एक 4 डिपार्टमेंट्स को क्लोज नहीं करवा सकते? अच्छा देखिए, आपकी बात को मैं सेकंड करूंगी, लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। दीगर गेस्ट जो है वो हमें ब्रेक में ज्वाइन कर रहे हैं, वापस आते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर से आप सब देखने वालों को खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद है कि आपके दिन का आगाज हो गया होगा, क्योंकि हमारी रूटीन जो है रमजान के बाद थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है और हम सारा दिन सोने के शौकीन जो है वो सोते रहते हैं। लेकिन अब रूटीन थोड़ी बेहतर करें और बैक टू द रूटीन लाइफ। हम दुआ कर रहे हैं कि इंशाल्लाह जल्द अज जल्द कोविड-19 से निकल कर वो रूटीन की चीजें शुरू हो जाए। ब्रेक में जो गेस्ट हमें ज्वाइन कर रहे हैं, ताजिर बरादरी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनका तारुफ मैं आपसे करा देती हूँ। तारिक फेरोज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ये बेसिकली सदर है आबिद मार्केट के, प्लस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ताजिर विंग के प्रेसिडेंट भी हैं। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं सर। सर कैसे हैं आप? सर आपके आने का बेहद शुक्रिया, वक्त निकालने का। उनके बिल्कुल साथ तशरीफ रखते हैं अजीम सेठी साहब इन्हें कहते हैं, और ये सदर है न्यू पाकिस्तान क्लॉथ मार्केट के। आपने देखा होगा मेरा पूरा पैनल जो है वो ताजिर बरादरी को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि आपके मसले इस मॉर्निंग शो में उसको ना सिर्फ डिस्कस करना, मेरा मेन क्रक्स ये होता है, मेरा फोकस ये होता है कि सॉल्यूशंस की तरफ जाया जाए। तो अजीम साहब आपको भी खुशामदीद कहते हैं। आप भी कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आपके आने का बेहद शुक्रिया। अभी साहब आपसे आगाज कर लेते हैं। तारिक साहब के आबिद मार्केट की बात की जाए, किसी भी बड़ी मार्केट की बात की जाए, अब ईद गुजरी है। मैं प्रोग्राम के आगाज में कह रही थी कि ईद और त्यौहार के दिन कुछ ऐसे दिन होते हैं कि आपने पूरे साल जो कमाना होता है, ज्यादा एक्सट्रीम और पीक लेवल पे यही दिन होते हैं जब आपने काम करना होता है। कितना बड़ी तादाद में ताजिर बरादरी को नुकसान पहुंचा है, और उसके साथ ये बताइएगा कि कितना वक्त मजीद दरकार है हमें इस नुकसान को पूरा करने के लिए? बिस्मिल्लाह। हमारे सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ जितना ताजरों का इस दफ़ा नुकसान हुआ है, पहले जब कोरोना वायरस आया था उससे पहले भी ताजर काफ़ी मकरूज हो गए थे। अब भी आपने ईद के बुरा 9 दिन ये क्लोज है मार्केट है, इससे काफ़ी दुकानदारों को किराया नहीं दे रहा है, अपने मार्केट को किराया नहीं दे पा रहे, इससे काफ़ी नुकसान हुआ है। लोग अपनी रात से खा रहे हैं, उसके पास पैसा नहीं है। अगर जो कोई थोड़ी बहुत ही कमाई होती है वो यूटिलिटी बिल और बच्चों की स्कूल की फीसें दे देते हैं। इसके अलावा आज का काम बहुत कम है मार्केटों में। एक तो टाइम की लिमिट है, पहले तो इन्होंने 6 बजे का टाइम किया होता, उसमें ये था कि जो परचेज होती है वो शाम को हमारी चीज़ें हैं महंगी इलेक्ट्रॉनिक की, फ्रिज हुआ, AC हुआ, वाशिंग, वो अपना मियाँ बीवी इकट्ठे आते हैं, जब तक कि ये दोनों इकट्ठे से लेते हैं, क्योंकि इन्होंने चॉइस अपनी लेनी होती है। टाइम बड़ा मकसूद था, अब बेहतर हुआ है कुछ। अब इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि कोई ये 8 बजे का टाइम गवर्नमेंट ने किया, इससे कोई 2 घंटे मजीद बढ़ने से लोगों के कारोबार में कोई फर्क पड़ेगा काफ़ी इंशाल्लाह। लेकिन मैं एक्चुअली ये सवाल कहीं या सोशल मीडिया पे मैं फीडबैक चूँकि लेती रहती हूँ, बहुत सारे लोग इस चीज़ के हक में थे कि हाँ 6 बजे नहीं लेकिन 8 बजे कोविड-19 की सिचुएशन में या कोविड-19 के बगैर भी ये 8 या 9 बजे दुकानें बंद करने वाला जो एक फॉर्मूला है, मेरे ख्याल से ये ताजिर बरादरी के लिए भी, आम शहरियों के लिए भी एक अच्छी चीज़ है। आप क्या समझते हैं कि इसको क्या दोबारा से इम्प्लीमेंट कोविड-19 के बगैर भी खुदा न खास्ता इंशाल्लाह अल्लाह पाक जल्द से जल्द हमें इस तमाम हालात से निकाले, ये जो 8 और 9 बजे दुकानें बंद करने वाला फॉर्मूला है, ये क्या कोविड-19 के बाद भी इम्प्लीमेंट करे तो हमें फायदा हो सकता है? ताजिर बरादरी को नुकसान तो नहीं होगा इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने 1-2 वीडियो वायरल की थी फेसबुक पे कि जब 6 बजे का टाइम एक लिमिटेशन दी जाती है ना, उस वक्त अंदरून शहर लाहौर में चूँकि हमारी मार्केट है, वहाँ पे तकरीबन 10-12 बड़ी मार्केट है, छोटी मार्केट है तो वो 200-250 के करीब है। तो 6 बजे एक ही दम से सारी दुकानें जब बंद हो जाती हैं तो तादाद में वो 1 लाख के करीब बनती हैं। और इसके साथ जो मार्केट में कस्टमर आता है दूसरे शहरों से, औरतें,
शॉपिंग करने के लिए आती हैं, साथ बच्चे भी ले आती हैं, कुछ मर्द भी साथ होते हैं, यानी कि वो एक ऐसा हजूम बन जाता है कि जिसकी ना काउंटिंग ही नहीं कर सकते हम। तो वो 6 बजे सारे दुकानदार भी निकल आते इकट्ठे और औरतें भी सारी इकट्ठी निकल आती, मर्द भी निकल आते हैं, तो वो एक जैम पैक की शक्ल आ जाती है वहाँ पे, बिल्कुल स्ट्रक हो जाता है मामला, ना ट्रैफिक आगे को चलती है, ना पैदल बंदा चल सकता है। हमारा तो ये हाल था कि हम अपने ऑफिस से छोड़ के तो उनको निकलवाने में लगे होते थे। ठीक है, ये इनको टाइम देना चाहिए था अनलिमिटेड, ताकि लोग रश ना बनता। एक वक्त में 6 बजे आप सारा कुछ बंद कर देंगे, आपके वार्डन्स पागल हो जाते हैं रोड्स के ऊपर, क्योंकि ट्रैफिक उनसे कंट्रोल नहीं होती। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, ये एनसीओसी का ये जो फैसला था 6 बजे एकदम से मार्केट बंद करने का, मैं इससे एग्री नहीं हूँ। ये एहतियात नहीं है। एहतियात तो ये थी कि हम एक दूसरे के करीब ना आए, लेकिन इन्होंने तो हमें एक दूसरे के साथ जोड़ दिया। ट्रांसमिशन वायरस की तो वहाँ पे ऐसे हो रही थी जैसे हक होता है। एहतियात ये थी कि इसको अनलिमिटेड टाइम दिया जाता, और ये अनलिमिटेड टाइम में इसने रश नहीं बनता ना, तो रश ना बनने से तो ट्रांसमिशन कम होगी। तो अजीम साहब, आप ये कहना चाह रहे हैं कि बेसिकली लॉकडाउन की बजाय या स्मार्ट लॉकडाउन की बजाय एसओपीज किस तरह से फॉलो कर रहे हैं उस पर फोकस ज्यादा होना चाहिए था कि आप सख्ती से इम्प्लीमेंटेशन कराएं। एसओपीज की बात तो ये है कि जी एक फैसला किया गया कमिश्नर साहब की तरफ से कि भाई जो मास्क नहीं लगाएगा उसको पुलिस पकड़ेगी, उसको एफआईआर काटेगी, उसको 24 घंटे के लिए ये बंद कर दिया जाएगा। तो मैं अल्लाह से माफ़ी मांग के कहता हूँ, मेरी ये पुलिस के जो इंस्पेक्टर रैंक से नीचे के लोग हैं ना, इनकी तो ईदें लगी थी। ठीक है, इनकी ईदें लगी थी, ये हर बंदे को पकड़ के पैसे ले रहे थे। 6 बजे से 2 मिनट ऊपर हो गए तब पैसे, यानी कि सिपाही कांस्टेबल इन्होंने तो लूट मचा दी थी। इनका कोई स्टैंडर्ड नहीं है। एसएचओ रैंक के ऊपर, इंस्पेक्टर रैंक के ऊपर तो आप कह सकती हैं कि भाई ये लोग पैसे नहीं लेते हैं और इनको ये छोटे से तबके को तंग करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कांस्टेबल की बात करें तो यकीन करें, हमने ऐसे भी देखे कि वो अगर किसी के पास पैसे नहीं है ना तो उसने कहा 1 दर्जन केले ले दो। अजीम साहब, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं अपने प्रोग्राम में ना, मेरा वैसी कोशिश ये होती है कि मुझे ना कहा जाता है इर्द गिर्द आपके जो लोग हैं कि मीडिया वो चीजें नहीं दिखाता जो रियलिटी होती है। जी। मीडिया उन चीजों को डिस्कस नहीं करता, आपके होस्ट उस चीज के बारे में बात नहीं करते। लेकिन मैं इस प्रोग्राम, इस प्लेटफॉर्म का एडवांटेज हमेशा उठाती हूँ कि ये बात वाकई सच है कि मेरी आंखों के सामने भी बहुत सारी दुकानें जहां पर हमारा जाना हुआ, गुजर हुआ, वहां पर वो इंस्पेक्टर तबका, वो नीचे लेवल के जो लोग हैं, उन्होंने दुकानें खोली भी, काम भी कराए, शटर डाउन करके भी वो सारे काम होते रहे हैं। तो ये वो चीजें जिनको डिस्कस नहीं किया जाता, लेकिन रियलिटी ये है कि तमाम एसओपीज को ब्रेक भी किया गया है। अगर डिप्टी कमिश्नर की बात की जाए, कमिश्नर की बात की जाए, तो वहां पे बहुत सारी मीडिया टॉक्स में कहा जाता है कि इंप्लीमेंटेशन बहुत अच्छी है, एफआईआर इतनी दर्ज हो गई है, समथिंग इस तरह की सारी बातें की जाती है। लेकिन उसके बावजूद से पैसे लिए, काफी जो दुकानें खुली होती थी उनसे बकायदा पर डे के पैसे लेते रहे। ईद के चक्कर में पैसे लेते रहे। ईदी की शक्ल और है, ये रिश्वत के तौर पर लेते थे। अगर मेरी दुकान खुली है, आधा घंटा खुले, वो शटर उठा कर नीचे से कस्टमर अंदर घुस रहा है, वो पैसे लेते थे अंदर जाने के। ये तो हाल की है। इसमें तो बड़े ऑफिसर जो है ना पुलिस के, वो भी समझ ले कि उनके कंट्रोल से बाहर हो जाती है चीज, कि छोटे लेवल पे कांस्टेबल को जब वो पैसे देखता है, वो किसी को देखता है कि उसने मास्क नहीं लगाया, उसको रोक के साइड पे किया, उसने कहा यार 200 ले लो, 100 ले लो। उसके बाद किसी ने दुकान खोली, किसी के पास कस्टमर बैठा है तो उससे पैसे। अब ये कहने का मकसद है कि यहाँ तो पूरा इम्प्लीमेंट कराया जाए ना, कि एफआईआर लॉन्च कर दी जाए, बंद कर दिया जाए, ताकि मेरा एक दोस्त है दुबई में गया, वो उसने मुझे फोन किया बड़ा परेशान। मैंने कहा क्या हुआ? कहता है यार 90,000 रुपए का नुकसान हो गया। मैंने कहा हुआ क्या? उसने कहा मैं बाहर निकला हूँ, मेरा चालान हो गया है। मैंने कहा कैसे? कहता मैंने मास्क लगाया था, वो नाक से नीचे था मेरा। ठीक है, तो मैंने कहा भाई तू नाक से ऊपर कर ले। कहता मेरे बाप की तौबा, मैं नाक से ऊपर ही रखूंगा, पहले तो मैं घर से बाहर ही नहीं निकलूंगा। अब जब मुझे 90,000 रुपया देना पड़ेगा तो मैं वायलेशन क्यों करूंगा? अगर किसी को उठा के आप डालेंगे अंदर, या उसको 24 घंटे के लिए बिठाएंगे, या किसी को पनिशमेंट होगी, हमारा भी तो कानून की कोई पासदारी होनी चाहिए ना। इधर हमारे मुल्क में ये तो नहीं कि सिर्फ कानून तोड़ना ही है हमने। अच्छा आप अजीम साहब, मैं आप एक बात समझना चाहती हूँ, आप तीनों से मैं ये बात समझना चाहती हूँ कि आप लोग हेल्पलेस महसूस नहीं करते इन तमाम सिनेरियो में? बंदा इस तरह का महसूस करता है कि देखिए हमें पता है कि वायलेशन भी हो रही है, हमें पता है कि एसओपीज भी फॉलो नहीं किए जा रहे। अजीम साहब आप इस बात को सेकंड कीजिएगा, हमें पता है कि शटर डाउन करके काम भी किया जा रहा है, हमें पता है कि पुलिस वाला आके रिश्वत भी ले रहा है,
हमें पता है कि हम उनको रिश्वत दे भी रहे, काम सब चल रहा है, ये सारी बातें हमें पता है। चूंकि आज से पहले मेरे नहीं, हमने डिस्कस नहीं किया हमारी होगा। तो इस मामले में इज्जत हो रही है ना। इज्जत कैसे हो रही है कि दुकानदार पकड़ा जाता है, उसके सारे लवाकिन हमारे पास भागते हैं सदरों के पास कि जी ये जी हमारा काम छुड़ा दो, उनको छुड़ा दो, उनको छुड़ा दो। हम उधर से पीछे से बात करते हैं, वो कहते हैं सर भेज दे इनको, कर देते जो ਤੁਹਾਡਾ हुक्म हो गया। और जो हुक्म हो गया उसने जाते ही फीस भी देनी है, सारा कुछ करना है, उधर से भी हमारी इज्जत हो रही है, इधर से भी हो रही है, हमें तो नुकसान नहीं है। नुकसान तो दुकानदारों को हो रहा है। ऐसे ही है। लेकिन आसिफ आपको क्या लगता है, देखिए ये सारी बातें हमें पता है, अभी ढकी छुपी तो है नहीं। हाँ, इस तरह से पहले उसको एड्रेस नहीं किया होगा, इस तरह से डिस्कस नहीं किया होगा किसी टेलीविजन स्क्रीन पे, लेकिन आम शहरियों को ये सब पता है। इस तरह की छोटी छोटी फुटेजेस इतनी वायरल हुई हैं और हमने देखी भी हैं, लेकिन इसको कैसे कैटर किया जाए, कैसे रोका जाए? देखिए सबसे पहले सोया ये है कि इसके लिए एसओपीज बनाए जाएं। अब ये देखें हुकूमत हमें क्या करती है, इतला करती है। इतला के बजाय हमें एजुकेट करें। एजुकेट करने से क्या होगा कि हमें अवेयरनेस आएगी कि हमने कोरोना से बचने के लिए एसओपीज क्या अमल करना है। आप फौज तक को तो सड़कों पे ले आए, लेकिन आपने उन एसओपीज पे अमल नहीं किया। हम क्या कर रहे होते हैं, हमारे पीएम साहब तशबीह दे रहे होते हैं, यूके से यूरोप से तशबीह दे रहे होते हैं। अब वो वाले कानून लाएं जिस तरह आपने, अगर सड़कों पे मुझे बताएं जेलों का इस वक्त जो थाने थे उनका हाल क्या था कि बंदों को एसओपीज क्या अमल करवाया गया कि एक ही जगह पे आपने 100 बंदे बंद कर दिए। असल चीज है एसओपीज के ऊपर उन्हें करते मौके पे जुर्माना, जुर्माने के बाद देखते कि अगर एक बंदा रिपीट कर रहा है तो उसके ऊपर आप वो करते, ऐसे कोई एसओपीज लेकर आते। सेकंड ये है कि देखिए हमारी प्रॉब्लम क्या है कि आप देखिए सऊदीया में 24 घंटे तक मार्केट्स को खोला गया। क्यों खोला गया 24 घंटे के लिए मार्केट्स को? कि उसमें एसओपीज के ऊपर अमल भी किया जाए और कोरोना के साथ, कि कोरोना बेसिक है क्या, जिस जगह पे रश होगा, जिस जगह पे क्राउड ज्यादा होगा, वो कोरोना फैलने के चांसेस 100% होंगे। अच्छा, ये वही बात है जो अजीम साहब कर रहे थे कि बात दरअसल ये कि अगर आपने टाइम कंसाइज कर दिया तो सारे लोग घरों से बाहर निकल आए हैं कि पता नहीं 6 बजे क्या हो जाएगा, दुकानें बंद हो जाएंगी, जो शॉपिंग करनी है, जो ग्रोसरी करनी है, जो क्रॉकरी लेनी है, वो हमने 6 बजे से पहले लेनी है। मैं आपसे एक बात ये कहना चाहूंगा कि ये जो भाईजान बात कर रहे हैं ना, टोटल 100% हुकूमत की ये नाकामी नहीं है। नाकामी हम लोगों की, हम एक लाशाऊर कौम है, हमें इंसानियत हमारे अंदर वैसे ही ख़त्म हो चुकी है। कानून की बालादस्ती और कानून की पासदारी हम करना नहीं चाहते हैं। गवर्नमेंट ने एसओपीज की पूरी एक फहरिस्त दी थी, ताजरों को बुला के मीटिंगें भी की थी। अब उसके ऊपर अमल दरामद करना ताजरों का काम था, कस्टमर का काम था, आम आवाम का काम था। लिहाजा हमें कानून की पासदारी अच्छी लगती नहीं है, इसलिए हम करना नहीं चाहते। अब मैं छोटी सी एक मिसाल है कि मेरी सिस्टर कोरोना में वो चली गई एक निजी हॉस्पिटल में, उसको ऑक्सीजन लग गई। डॉक्टर ने कहा एक्टेमरा का इंजेक्शन लेके आया। अब एक्टेमरा का इंजेक्शन की जो 400 ग्राम की कीमत है वो है 54,000 और वो मुझे मिल रहा है 5 लाख रुपीज का। ठीक है, तो मैं एक प्रोग्राम में बैठा था वैसे इकबाल साहब के, नासिर सलमान साहब साथ बैठे थे, असद डॉक्टर असद साहब लाइन पे थे। जब मैंने ये बात की ना तो वो तो बड़े परेशान हुए और बड़ा मशहूर, मैं उसका हॉस्पिटल का नाम नहीं कहा। अब ये कहने का मकसद है इंसानियत तो ब्लैक मार्केटिंग करने वालों की या कानून तोड़ने वालों की हमें एजुकेट तो किए नहीं किया। पिछले 30 सालों में सबसे ज्यादा जो हमारे साथ जुल्म किया गया ना, हमारे लोगों को तालीम नहीं दी गई। हमें एक चीज सिखाई गई है, मैं आपकी बात को थोड़ा सा इंटरप्ट कर रही हूँ। हमें एक चीज सिखाई गई है, ब्लेम गेम। हमने क्या करना है, हुकूमत ने, कंसर्न डिपार्टमेंट्स ने क्या किया कि हुकूमत ने काम नहीं किया। हम सिर्फ ब्लेम गेम ही मुसलसल खेलते रहते हैं, लेकिन ये नहीं देखा जाता कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तारिक साहब, आप इस हवाले से क्या कहते हैं? एसओपीज हमें बता दिए गए, हुकूमत ने बता दिया कि लॉकडाउन ने स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया है। देखो, हमें कमिश्नर साहब से मीटिंग हुई है, डीसी साहब भी मीटिंग, उन्होंने एसएसपी के जो दायरे में आते थे इख्तियार, उन्होंने बताया कि इसके ऊपर अमल करो। ये आगे हमारा काम था, ताजरों का काम था, इसको अमल करते। मेरी एक तजवीज़ है, जैसे अपना अजीम भाई ने बात की है कि 8 बजे रश हो जाएगा, 6 बजे रश हो जाता था, सड़कें ब्लॉक हो जाए, ट्रैफिक का मसला है। गवर्नमेंट को चाहिए कि जो होलसेल मार्केट है ना, वो घंटा 1.5 घंटा पहले बंद करा दे। जो रिटेल की शॉप है उनको घंटा मजीद दिया जाए, ताकि ये जो मैं बता रही है, इससे वजह से कोई मार्केट में और सड़कों में रश भी कम हो जाएगा। जो घंटा 1.5 घंटा पहले बंद करेंगे वो चलेंगे, इनको मजीद घंटा 1.5 दें ताकि रिटेलर वाले बाद में बंद करके जाए सड़कों पर, उससे रश भी कम हो जाएगा और कंट्रोल भी काफ़ी हद तक जो है वार्डरों का हो जाएगा।
ये मेरी तजवीज़ है ताजरों के लिए। ये बाकी अब ये भी तजवीज दे रहे हैं ये बहुत अच्छी है, इससे आधा रश टूट जाएगा, आधा राज टूट जाएगा वाला। आधा कि बर्डन। 1 घंटे के डिफरेंस से आप बड़े नुकसान से बच जाएंगे, होलसेल मार्केट वैसे ही शाम को मरने के बाद बंद हो जाती है, बंद हो जाती है। तो इनको मजीद 1 घंटा दे ताकि एक यकदम ना ना। आज का जो गर्मी आ रही है 7 बजे सूरज गुरू होता है, जो दुकानदार बैठे हुए अपना हिसाब किताब करते घंटा तो वो भी लग जाता है। अच्छा, ये पॉलिसी मेकिंग के दौरान तमाम ताजिर बरादरी को सदूर को ऑन बोर्ड लेना, किसी से consult नेगोशिएट नहीं करना, किया ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इस पर हम बात करेंगे डिटेल में कि किस तरह सजेशंस को कंसीडर किया जा सकता है, किस तरह सबका मिलके बैठना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग लाहौर। वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर से आप सब देखने वालों को खुश आमदीद कहते हैं। ब्रेक में भी मुसलसल हम डिस्कशन कर रहे थे, बिकॉज मेरे साथ पैनल ऐसा मौजूद है कि हम उन चीज़ों को डिस्कस कर रहे थे जिनके बारे में हम ऑन एयर भी बात कर सकें। ऐसा नहीं है कि हम लोग इस चीज़ को फिल्टर कर देते हैं कि जो आपका मसला है उसको डिस्कस ना किया जाए, क्योंकि आपके मसले को डिस्कस करने के लिए ही ये पैनल मेरे साथ मौजूद है। एक बार फिर से आपसे तारिक साहब कंटिन्यू करती हूँ इस बात को कि हम ब्रेक में डिस्कस कर रहे थे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें भी उठानी पड़ेगी। कंसर्न डिपार्टमेंट ने, वो महकमे सेहत हो, ताजिर बरादरी हो या हुकूमत पाकिस्तान हो, विफाक लेवल पे या प्रोविंशियल लेवल पे, जिसने जो इम्प्लीमेंटेशन करानी है उसके लिए हमें वो SOPs दे दिए गए हैं। हम कितने जिम्मेदार हैं, हमने कितनी जिम्मेदारी का मुजाहरा किया सारे सिनेरियो में, लॉकडाउन में, स्मार्ट लॉकडाउन में, हम कितने जिम्मेदार हैं? देखो, हमने जितना अपने तौर पे मार्केटों में हुआ, मीटिंगें भी की हैं दुकानदारों के साथ, मगर वो अमल नहीं हुआ जो होना चाहिए था। बिल्कुल ऐसे ही है, जैसे गवर्नमेंट के साथ तावन करना चाहिए था, नहीं किया। मार्केटों ने बिल्कुल इनके साथ पूरा तावन नहीं किया। अगर पूरा तावन होता तो ये नौबत न आती आज। इंशाल्लाह ताला अब बेहतर हो जाएंगे हालात मुल्क के। अब तो यकम के बाद खो रहे हैं, होटल भी खो रहे हैं, शादी हाल की भी इजाजत दे रही है, आउटडोर शादी हाउस, ये भी एक न्यूज़ है जो कि कल 7 दिन चलती भी रही है कि आउटडोर शादी लोगों का काफ़ी अवेयरनेस मिलेगी, कारोबार लोगों के बेहतर हो जाएंगे। चलो अल्लाह करे लोगों को खुशहाल होएगा, लोग खुशहाल हो तो हुकूमत को कोई टैक्स देंगे ना। बिल्कुल ऐसे ही है। गजीन साहब, आप इस पे क्या कमेंट करेंगे कि डैमेज इज डन, जो मसले मसाइल ताजिर बरादरी को, आम आवाम को, शहरियों को होने थे वो हो गए हैं। अब अगर हम ग्रेजुअली चलें तो हमें ये देखना पड़ेगा कि अब हमने हल की तरफ कैसे जाना है, चीज़ों को नॉर्मलाइज कैसे करना है। अगर आप आउटडोर शादियों की इजाज़त दी गई है, रेस्टोरेंट की इजाज़त दी गई है, तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी मेक श्योर करना कि उस तरह से ही की जाए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताजिर बरादरी के लिए। सोहा, सबसे पहले रियासत को ये चाहिए कि छोटे ताजिर के लिए छोटे पैमाने पे शख्सी जमानत पे लोन्स को इशू किया जाए। अच्छा। ताकि जो बंदे तीसरी लहर में सफर कर चुके हैं उनके लिए रिलीफ हो। सेकंड ये है कि आपकी बिजली के अंदर थोड़ी सा रिलीफ देना चाहिए। इसके अलावा कोशिश करें कि जो हमारे हर जो ट्रेड विंग से रिलेटेड जो सदूर हैं वो थोड़ा सा मार्केट के अंदर इन्वॉल्वमेंट ले और कोशिश करें कि रेंट के अंदर रिलीफ के अंदर थोड़ी सी स्ट्रगल करें। जो बात अभी सेठी साहब ने और तारिक साहब ने बात की है, बेसिकली देखिए हमारा काम क्या बनता है कि जो छोटा ताजिर है उसके साथ मोटा लगाया जाए, ना कि हम बड़े ताजिर के ऊपर बात कर लेते हैं। बड़े ताजिर तो मुतासिर नहीं है, मुतासिर कौन सा है? छोटा ताजिर जो डेली वेजेस पे चल रहा है, जो दिहाड़ीदार है बंदा। अब देखिए इन्होंने बात की SOPs की, मुझे एक चीज बताएं, हमसे ज्यादा SOPs के ऊपर किसने अमल करना है? आप देखिए, अगर रियासत ने काम करना था, सैनिटाइजर आपको किसी जगह पे नजर आया? पहले आपको पिछले दोनों लहर जो कोरोना की गुजरी है उसके अंदर आपको बकायदा आपको वासा की गाड़ियां बकायदा नजर आई हैं जिसके अंदर हैंड वॉशर वगैरह इन्होंने रखे हुए थे, सैनिटाइजर रखे हुए थे। देखिए वो चीज आपको अब नजर नहीं आई, इसलिए कि हुकूमत हमारे मामले में संजीदा नहीं है। वो चाहती है माशी कत्ल हो हमारा। हमारे लिए अगर वो संजीदा होते तो बकायदा पहले हमें एजुकेट करते। एजुकेट इन्होंने क्यों नहीं किया? उसकी रीजन ये है कि ताकि आप देखें ना, अभी उमर सईद साहब ये तो बात कर देते हैं कि यार ये चीज हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं, अब ये दुकानें हम खोल रहे हैं। ओ भाई, इसमें स्टेक होल्डर हम लोगों में से कौन है? आप देखिए किसी भी ट्रेड विंग से रिलेटेड कोई स्टेक होल्डर है? नहीं है। इशू ये है कि ये अपने तौर पे रियासत इंप्लीमेंट करवा रही है, सिर्फ कहती है कि ताजिर जो है इसके ऊपर इंप्लीमेंट करे। ताजिर कैसे इंप्लीमेंट करे? अच्छा, क्या आपकी शॉप के ऊपर जो एम्प्लॉइज हैं, क्या उसको आप रिलीफ दे सकते हैं? वो रिलीफ देने का किसका काम है? जो ऑनर है। अच्छा आज़म, आपकी एक बात जो है ना उसको मैं सेकंड करना चाहूंगी। हाँ, इस एतबार से इस चीज को डिस्कस किया जा सकता है कि
छोटा ताजिर हो या बड़ा ताजिर हो, उनको रिलीफ देने के लिए कौन सी ऐसी आपने देखी है कि कोई ऐसा इनिशिएटिव लिया हो डिपार्टमेंट की जानिब से, गवर्नमेंट की जानिब से, हुकूमत पंजाब की जानिब से, कि आपको घर बैठ के कम से कम उस नुकसान का थोड़ा बहुत अजाला किया जा सके? तारिक साहब, इस पर आप क्या कमेंट करेंगे कि इंटरनेशनल लेवल पर मैंने बहुत सारी स्टोरीज सुनी है, बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े हैं, जो न्यूज हम पढ़ते हैं कि वो घर बैठ के सुकून से खा रहे हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कि यूटिलिटी बिल है ना, जो छोटे दुकानों को ये माफ कर दिया माफ कर दीजिए, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। देखो, मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ कि जो सफेद पोश ताजिर है वो तो मर गया बिल्कुल इस महंगाई में। बिल्कुल ऐसे ही है। देखे, जो फकीर है, गरीब तक है, उसने तो मांग के गुजारा कर लेना है। जो सफेद पोश है उसने अपना शरारती कार नहीं किसी को देना कि मुझे राशन दे दो, मुझे, वो तो गरीब मर गया। उसके बाद पेट्रोल के पैसे नहीं है। इसके लिए महंगाई जितनी की है, इसके लिए इन्होंने अगर लुक आफ्टर कर दो, ये डीसीओ वगैरह, ये कमीशन वगैरह जो बनाए हुए थे, ये प्राइस को कमेटियाँ कंट्रोल करती तो आज बहुत फर्क पड़ता। अब भी ये कर सकते हैं, ये प्राइस कमेटियाँ इसमें कुछ नहीं किया, सिर्फ वो रमज़ान में काम किया इन्होंने। इनको चाहिए कि छोटे जो ताजर हैं उनको रिलीफ दे, इनके टैक्स में छूट दे, जो इनकम टैक्स है उसमें भी उनको माफ करे, जो 2-2, 3-3 मरले के घरों में रहते हैं उनको ऊपर प्रॉपर्टी टैक्स खत्म करे। अच्छा तारिक साहब, एक और बात ये है कि अब इस चीज के बारे में बात करना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है कि हमें हमारे हालात पता है, हमें पाकिस्तान के हालात पता है, हमारी माशी सूरत हाल क्या है इससे भी हम बिल्कुल आगाह हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि हुकूमत को हर घर में मौजूद हर फर्द को 10 से 12,000, 15,000 या 20,000 घर बैठे बगैर काम के देना चाहिए, बिकॉज हमने ये करके देखा। जब राशन तकसीम किया पहली वेव में, मुझे आज भी याद है, तो एक घर में 10-10 लोग 10-10 राशन लेकर गए हैं, लोगों ने राशन जमा किया है। मतलब ये वो चीजें हैं जो कि हम सीख चुके हैं। अजीम साहब, मैं आपसे कहती हूँ कि आप इस बात को सेकंड करें कि अब हमें क्या करने की जरूरत है इस कॉन्टेक्स्ट में, खास तौर पे कि पता है कि हमारी गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर सकती कि हमें घर बैठ के खिलाए, लेकिन यूटिलिटी बिल्स, आपके किराए, आपके टैक्स, इसमें छूट दी जा सकती है उस ताजिर बरादरी को या उस तबके को जो कि नीडी है। देखें, यूरोपियन कंट्रीज और बड़े बड़े तरक्की याफ्ता मुल्क जो है ना, इस कोरोना वबा में बर्बाद हो गए हैं, उनकी मुआशियत बिल्कुल गिर गई है नीचे, उनके मुआशी हालात अब बिल्कुल वो पहले जैसे नहीं रहे हैं। ये पाकिस्तान अल्लाह की रहमत से सरवाइव कर रहा है। ये लाजमी नहीं है कि पाकिस्तान में अगर गरीब पीसर है तो इसको गवर्नमेंट पूरा करे, गवर्नमेंट को करना चाहिए, कुछ रिलीफ देने चाहिए। लेकिन अगर आप कहें कि गवर्नमेंट का कोई महकमा, कोई एक डिपार्टमेंट, पीआईए, रेलवे, आपका वापडा, आपका कोई इदारा एक ऐसा बता दे जो नफे में जा रहा है, पाकिस्तान को कहां से कमाई आती है? पाकिस्तान को टैक्स इकट्ठा होता है, वो भी कोरोना में नहीं हो रहा। अब ये सारे बर्डन तो इमरान पे डाल देते हैं, इमरान खान की गवर्नमेंट के, भाई उसको ये पैसे देने चाहिए। आपका फायर ब्रिगेड कहां से चलना है, आपके एम्प्लॉयज कहां से चलने हैं, आपकी पुलिस कहां पे चलनी है, आपके आर्मी कहां से चलनी है? ये भी तो सारा बर्डन हुकूमत के ऊपर होता है। हुकूमत इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से देखे, लेकिन ये नहीं है कि अब हर बंदे को 50 लाख या 25 लाख दे के तो हुकूमत का कबाड़ा करा लें, पीछे से पैसे उधार मंगाते जाए दूसरे मुल्कों से। ये चलाना पड़ता है, ये जो बैठा होता है सीट के ऊपर। अब इमरान खान की एक ही जिद थी कि भाई हमने लॉकडाउन नहीं करना, क्योंकि घर के सरबराह को ये पता होता है कि मेरे अहलो याल है, इन्होंने खाना भी है। तो एक ही बंदा खड़ा था, एक ही खुशी है हमें इस चीज की कि ये बंदा खड़ा था कि लॉकडाउन नहीं लगना। बाकी तो सारी ऑपोजिशन भी कह रही थी, पूरा मीडिया भी कह रहा था, हर बंदा कह रहा था बंद करो जी, ये बड़ा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। एक ही बंदा खड़ा नजर आया मईशत के मामले में, वो था इमरान खान। हाँ, इमरान खान के पास ये एक बहुत बड़ा डीमेरिट है कि इमरान खान साहब के पास जो टीमें हैं ना, वो काम करने वाली नहीं है। आप देखिए, असद उमर साहब हैं, वजीर खजाना बने, उन्होंने मईशत का मेरे ख्याल से तो बेड़ा गर्क कर दिया ना। इतना डराव डाल दिया कि बंदा टैक्स ना देने के चक्कर में इन्वेस्टमेंट ही नहीं की 1.5 साल, वो मईशत नीचे आ गई है। अब एनसीओसी के ये बन गए हैं असद उमर साहब, इन्होंने बुला के किसी से कंसल्ट ही नहीं किया, किसी एक ताजर तंजीम से कोई बता दे कि बुला के कंसल्ट किया हो, ऐसा नहीं हुआ। सिर्फ अपनी बातें सुनाई हैं, अपनी बातें मनवाई हैं। और दूसरी तरफ देखा जाए, मैं जिस अंजुमन ताजरान से, लाहौर से मैं बिलोंग करता हूं, अगर मैं उनके अपने लीडरान को देखता हूं, वो भी सियासी जमातों के आलाकार बने हुए हैं, वो भी अपनी बात करते हैं। अच्छा, ताजर की सोचता कोई नहीं, हर बंदे को अपनी पड़ी है कि मैं अपनी जमात को आगे लेके, कोई नून लीग का है तो वो कहता है मैं नून लीग की बात करूं, कोई पीटीआई का है तो वो
मेरिट की बात कोई नहीं कर रहा। अच्छा, मेरिट के अलावा मैं समझती हूँ कि आप नून लीग, पीटीआई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या XYZ किसी पार्टी की बात करते हैं, आप क्यों बात नहीं करते पाकिस्तान की? अच्छा, आप क्यों बात नहीं करते? आप सब कुछ छोड़े, अपने घर को, अपने घर से मुंसलिक लोगों को महफूज करने के लिए आप क्यों नहीं सोचते कि इसमें आप ही का फायदा है? 4 पैसे जो आप इन दिनों में कमा लेंगे ना, वो 4 पैसे एंजॉय सिर्फ तभी कर सकते हैं जब आपकी जान बच सकती है। जब जिंदगी रहेगी तो आप ये सारे काम करेंगे। कुछ इमोशनल सा पॉइंट है, कुछ टेक्निकल सा पॉइंट भी है, लेकिन हमने वाकई इस चीज के बारे में नहीं सोचा। मैडम, बहुत बड़ा अलमिया जो है ना, वो ये है कि हमारे मुल्क में रूल्स एंड रेगुलेशंस तो हैं, लेकिन उन पे इम्प्लीमेंट करने वाले टोटल करप्ट हैं। मैं ऑन एयर ये बात कर रहा हूँ, मुझे कोई डर नहीं है कि किसी पे कोई तौहीन अदालत लग सकती है। पुलिस, अगर देखा जाए ना, पुलिस, हमारी पुलिस इनोसेंट है। किसके मुकाबले में? अदालत के मुकाबले में। वो बड़े से बड़ा मुजरिम पकड़ेंगे, अदालत में भेजेंगे, विद इन ए वीक उसकी जमानत कंफर्म लें आप। आगे हमारे भाई सदूर वकला खड़े होंगे जो जाते ही उसको कवर अप करेंगे। ठीक है ना? हमारे मुल्क में जितना बड़ा जुर्म हो जाएगा उसकी आपको जमानत डन बेसिस पे मिल जाएगी। हमारा कानून फरोख्त हो रहा है, हमारी अदालत बिक रही है। हमें अगर अपने मुल्क को ठीक करना है तो हमें अपनी अदालत को ठीक करना है। हमारे जजेस अगर इंसाफ नहीं करेंगे तो मैं ये बात कहता हूँ कि पाकिस्तान बाकी नहीं रहेगा। अगर पाकिस्तान को बाकी रखना है, पाकिस्तान को तरक्की की मंजिलों पे लेके जाना है, तो अल्लाह जानता है कि सबसे पहले इंसाफ का तराजू ठीक होना चाहिए। अच्छा, आप इंसाफ की बात करें, कानून की बात करें, बचपन से हमें सिखाया जाता है, लेकिन हम इन अल्फाज की, इन जुमलों की इंटेंसिटी को समझने की कोशिश नहीं करते। अगर लॉकडाउन के सारे प्रोसीजर को देखा जाए तो कहा जाता है, आपने भी सुना होगा, कि रिश्वत लेने वाला, देने वाला दोनों जहन्नमी है। तो ये एक ऐसी बात है कि हम बस बोल देते हैं, हम नहीं समझते कि इसकी क्या गहराई है, इसकी इंटेंसिटी क्या है, ये चीज कितनी अरूज पर रही है लॉकडाउन के दौरान, ईद के दिनों में, इवन दो कि आजकल भी ये वो चीजें। अगर आप अदालत जा रहे हैं कुछ जुर्म करके, आपको पता है कि वहां पर वो सदूर खड़े जिनके साथ आप कभी ना कभी ऐसे खड़े हुए थे, तो मतलब ये कि एक लिंक, ये एक चेन चलती आ रही है जो कि एक दूसरे को कवर करती है, जो कि एक दूसरे को बचाती है। और ऐसा भी नहीं कि हम इसके बारे में नहीं पता। इसका नुकसान ये हुआ है, इसका नुकसान ये है, चाहे वो बार के सदूर हो, चाहे जजेस हो, आने वाला वक्त उनकी औलादों के लिए, हमारी औलादों के लिए अच्छा नहीं है। मक्का फाते अमल है ना, मक्का फाते अमल के साथ साथ आने वाला औलाद तो किसी की भी हो सकती है, डॉक्टर की भी हो सकती है, वकील की भी हो सकती है, जज की भी हो सकती है। आज हम इंसाफ नहीं करेंगे, आज हम मुजरिमों को सजा नहीं देंगे, आज हम कोई बहाना लेके, कोई करप्शन करके उनको छोड़ देंगे, हमें तो बड़ा होश के नाखून लेने चाहिए कि हमारी मासूम औलादें कहाँ जाएंगी। दरअसल ये बात सिर्फ हमारे शऊर की है, मतलब हमारे बात कहीं से भी शुरू करें, घुमा फिरा कर आती है आपकी अपनी जात पे। ताइक साहब, इस हवाले से आप क्या कमेंट करेंगे कि चले, हमने बहुत सारे टेक्निकल पॉइंट्स पे डिस्कस कर लिए, हुकूमत को क्या करना चाहिए, डिपार्टमेंट्स को, ताजिर बरादरी को, हमें आपको क्या करना चाहिए, हमने इस पर भी बात कर ली है। मैं चाहती हूँ इस बारे में आप बात करें कि अगर लॉकडाउन या स्मार्ट लॉकडाउन के अलावा भी मार्केट्स की टाइमिंग चेंज करने की कोई पॉलिसी अगर लाई जाती है, तो क्या आपको लगता है कि ये हम सब के लिए फायदेमंद है कि 8 बजे दुकानें बंद कर दें? इसके लिए टोटल दुकानें बंद नहीं होनी चाहिए एक टाइम में, इसका वफा होना चाहिए, घंटे 1.5 घंटे का वफा दे दे। किस तरह से ये? जैसे मतलब होलसेल मार्केट है, उनका काम शाम 5-6 बजे के बाद खत्म हो जाता है, तो उनको 6 बजे की टाइम दीजिए, उनको 6-7 बजे का टाइम दे दे, बाकियों को जो 9 बजे का टाइम दे दे, ताकि रश भी कम हो जाएगा, लोगों की दुकानदारी बेहतर हो जाएगी और कारोबार भी मजीद ठीक हो जाएगा। सब हम क्या करें, हम तो निकलते 10 बजे शॉपिंग करने के लिए। नहीं, मतलब मैं बात कर रही हूं तमाम लोगों की जो निकलते 10 बजे शॉपिंग। आपको पता ना बैंक 5 बजे बंद हो जाना, तो हमें पता है कि 4 बजे पहुंचना है, हमने 4 बजे काउंटर के अंदर होंगे। तो जब ये टाइम फिक्स हो जाएंगे तो इसके ऊपर आप खुद ही ये लोग जो करेंगे। जब ये कर्फ्यू लगता था जंग के दिनों, हमने देखा है वो 3 घंटे का टाइम ही था, जो सेल हम सारा दिन करते वो 3 घंटे में हमारी सेल हो जाती थी। सबको पता था कि ये 4 बजे अपना कर्फ्यू बंद हो जाना, 1 से 3 बजे तक आए, लोग आते थे फटाफट ले। जब टोटल दुकानें बंद होगी, किसी को खोलने की इजाजत नहीं होगी, ये पुलिस सख्ती करे, अगर कोई दुकान खोले उसको हैवी जुर्माना करे, 50-50 हज़ार रुपये जुर्माना करे, 72 घंटे अंदर रखे, ताकि इसके ऊपर फिर अमल होगा। ये एक फिक्स टाइम हो जाएगा, ये बहुत अच्छा हो जाएगा। अच्छा, मैं ये भी समझती हूँ कि अगर हम इसे करें दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो अगर 9 बजे भी दुकानें बंद होती हैं, अगर मार्केट्स बंद होती है, तो बिजली का बचाव कितना ज्यादा है, हमारे माशी सूरत हाल कितनी ऑर्गेनाइज हो सकती है। बहुत बिजली बचती है, इसका बहुत फायदा होता है। दुकानों पर 40-50 बल्ब लगे हुए हैं, अगर वो 9 में या 8 में बंद कर जाते हैं तो काफी बजट होगी हमारा जो एनर्जी है। लेकिन ये तजवीज़ हुकाम बाला तक बिजली बचाव करना क्या चाहते हैं? आपके वापडा, आपके लेस्को वाले तो बिजली बेचते हैं खुद।
सर वो तो देखिए, मार्केटों अजीम साहब, में मैं आते आपकी हैं। बात को इंटरप्ट कर रही हूँ, लेकिन मैं सिर्फ इंटरप्ट इसलिए कर रही हूँ कि अगर हम ये सोच रहे कि हमने ये भी नहीं करना, अगर आप किसी भी, मैं एग्जांपल नहीं दे रही, मैं कोट नहीं कर रही थी यूएस, अमेरिका, पेरिस को, इटली को, मैं इन कंट्रीज को कोट नहीं कर रही, लेकिन आप जितनी भी डेवलप कंट्रीज को देखिए, मैडम, वहां पर मैं लोगों आपको को ऑर्गेनाइज करना बड़ा जरूरी होता है। कुछ और बताना चाह रहा वो कोई और हूँ बात कि नहीं है। हमारी जो वापडा की टीमें है ना, वो दुकानदारों के साथ डायरेक्ट राब्ते में होती हैं। वो एक बल्ब का बिल नहीं दे सकता हमारा दुकानदार, उसने 50 लगाए हुए हैं, वो सब चोरी करवा रहे हैं। अच्छा, वैसे मैं तो ये अगर कुछ बता भी नहीं होगा ना, मैं ये समझती हूँ अगर कुछ भी नहीं होगा तो कम से कम हमारी आवाम ऑर्गेनाइज्ड हो जाएगी इस मामले के में, कि हमें पता है कि हमने रात को 10 बजे के बाद मॉल्स या मार्केट्स नहीं जाना, या कम से कम आपकी चीजें रूटीन में आ जाएंगी। इस पॉलिसी पे, इस तजवीज पे अगर मैं इतना एम्फसाइज कर रही हूँ, आपको क्या लगता है आसिम साहब, निगोशिएट करने के लिए, सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए क्या ये तजवीज डिस्कस करनी चाहिए या इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए? नहीं सोहा, एक चीज मेरा ख्याल है सदूर कुछ चीजें भूल गए हैं कि देखिए, रिटेल मार्केट 24 घंटे के लिए ऑन करेंगे, आपकी गैदरिंग खत्म हो जाएगी। होलसेल मार्केट 8 बजे तक अगर बंद करते हैं, उसका बेहतरीन रिजल्ट निकलेगा। लेकिन रिटेल मार्केट, क्योंकि पहले ही देखें, आम छोटा ताजिर तो पहले ही मुतासिर है, वो तो फंड्स के हाथों, वो सफेद पोश है, वो तो पता नहीं कहां से मैनेज कर रहा है। और भाई ने बात की, देखिए हम शख्सी जमानत पे सरकार से लेना चाहते हैं। क्या हुकूमत से कभी किसी ने पूछा है कि आपको इंटरनेशनल फंडिंग आ रही है, वो फंडिंग कहां पे जा रही है? कोई बताने वाला नहीं। आपकी कोरोना की मद में जो फंड्स आए हैं वो कहां लग रहे हैं? कहीं नहीं। आपकी भाइयों ने बात की कि सरकार ये चीज चला रही, ओ भाई ये बताएं, सरकार से पूछने वाला कौन है? पेट्रोल पे तो आप 50 रुपए हमसे टैक्स ले रहे हैं, जो हर दूसरे बंदे ने डलवाना है। इसके बाद आपकी एक्साइज क्या है, आपकी रेवेन्यू की क्या इनकम है, वो कौन पूछने वाला है? कभी उसके ऑडिट में कोई पढ़ा है? कोई नहीं पढ़ता। इश्यूज ये है कि देखिए, हम अपनी सर्विसेज अगर हमें रियासत दे रही है, हम उसकी अगेंस्ट सेल टैक्स, इनकम टैक्स पे करते हैं। क्या इनकम टैक्स आज तक किसी बंदे ने, अगर भाई ने बात की, क्या वो ऑडिट के अंदर हमारे साथ खींचे नहीं मारते? हम उस ऑडिट के नाम के ऊपर भी वकीलों को भारी फीसें देते हैं। अगर इंप्लीमेंट कराना है, रियासत हमारे साथ बैठे, उनके ऊपर वो वर्किंग करे जो आम आवाम के इश्यूज हैं। ये नहीं है कि जो बड़ा ताजिर है वो एक साइड पे कर जाए और छोटे ताजिर को हम पूछे ही ना। देखिए, इंप्लीमेंट एसओपी सारों के लिए सेम नहीं हो सकते। हमारे पास खान साहब की बात हुई, खान साहब में मुझे एक चीज बताएं, क्या किसी अंडर सुपरविजन किसी के करप्शन हो रही है और करप्शन पे आप नोटिस नहीं कर रहे, उसका जिम्मेदार कौन है? आपके सारे माफिया खान के साथ खड़े हैं। क्या खान के साथ किसी माफिया ने आज तक, ये सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट है जिसके ऊपर ये सारा काम हो रहा है। कभी जहांगीर तरीन को पकड़ लेते हैं, कभी खुसरो मुख्तियार को पकड़ लेते हैं, कभी अलीमा खान का आ जाता है इश्यूज। क्या किसी ने कभी पूछा? खान साहब तो अपनी पॉलिटिकल, इसलिए कि वो बंदा नाअहल है, वो बंदा कुछ करने के काबिल नहीं है। उसको ये नहीं पता कि रियासत को कैसे चलाना है, उसको इंप्लीमेंट का नहीं पता कि स्टेक होल्डर्स को कैसे साथ लेना है। इश्यूज हमें यहीं पे आके प्रॉब्लम करते हैं। देखिए, हम लोग सबसे ज्यादा टैक्स दे रहे हैं ताजिर बरादरी, लेकिन क्या हमें रिलीफ है, सहूलत है? हमें सिर्फ इतला की जाती है। वाई, किस वजह से इतला की जाती है? क्या हम आधा टैक्स देते हैं? अच्छा देख, मैं आपकी बात को ना, आपने बिल्कुल एक अवाम की आवाज जो होती है ना, अच्छा भाई, कुछ बातें ना बड़ी अच्छी कर रहे हैं, मैं इस पे इनसे डिबेट करना चाहता हूँ, लेकिन ये लाउडली इतना बोल रहे हैं कि मेरे चांस नहीं मिल रहा कि इन्हें इंटरप्ट करने का। हर किसी का अपना बोलने का एक तरीका होता है। मैं भी देखिए, मैं होस्ट हूँ, लेकिन मैं चुप करके उनकी बात सुन रही हूँ कि मुझे पता है कि वो बात जो कर रहे हैं वो दरअसल अपने अलावा अपने पीछे 10 लोगों की बात कर रहे हैं। वो 10 लोग जो इस कर्व में इस तकलीफ कर रहे हैं, 10 लोगों की नहीं, ये 22 करोड़ आवाम की बात कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल, इनकी कुछ बातें जो है ना उसमें बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो इमरान खान को नाअहल कह रहे हैं ना, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में जो कोई अच्छा अहल सियासतदान लीडर मिला ना, वो इमरान खान है। अल्लाह जानता है कि मैं उसके लिए दुआएं करता हूँ, क्योंकि मेरी नजर में वो एक ईमानदार, एक मुखलिस और एक काबिल शख्स है कि जो इस कौम को उठा के ऊपर लेके जा सकता है। ठीक है, अब ये उसको नाअहल करें तो ये बात हमें बनती नहीं। अच्छा, चलिए आप इमरान खान की बात करें, आप किसी भी XYZ जो भी हमारे से दूर रह चुके हैं, जो भी हमारे वजीर आजम रह चुके हैं, वो नवाज शरीफ हो, आसिफ अली जरदारी हो, बिलावल भुट्टो हो, जो भी लीडरान हैं डिफरेंट पार्टीज के, आप किसी की भी बात करें, यकीन करें कभी भी आप जब तक अपनी मदद खुद नहीं करेंगे, कोई आपकी मदद नहीं करेगा। कोई हुक्मरान आपको कुछ नहीं सिखा सकता जब तक आप खुद ना सोचें कि आप पर एक पॉलिसी इंप्लीमेंट करनी भी है या नहीं करनी है, आपने उसको फॉलो करना भी है या नहीं करना। आपकी जिम्मेदारी क्या है, इसको रियलाइज करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि हम नहीं करते और फिर हम नुकसान उठाते हैं।
आप तीनों का बेहद शुक्रिया, बहुत ही प्रोडक्टिव डिस्कशन रही, मजीद भी इसको डिस्कस किया जा सकता था, लेकिन हमारा वक्त जो है प्रोग्राम कब खत्म हो गया है। इस नोट से आप सबसे इजाजत लेती हूँ कि आप जरा अपने राइट लेफ्ट आगे पीछे देखें कि जो भी पॉलिसीज लॉन्च की हैं, इंप्लीमेंट करने के लिए आपको कहा गया है, वो SOPs हो, लॉकडाउन हो या स्मार्ट लॉकडाउन हो, आप कितना पूरा कर रहे हैं उसको, आप कितना फॉलो कर रहे हैं उसको, आप कितना इंप्लीमेंटेशन कर भी रहे हैं, अपने घर वालों से भी करा रहे हैं, ताकि अगर आप ये समझे कि कोई भी नहीं कर रहा तो आपने भी नहीं करना, तो फिर चीजें इस तरह से मजीद खराब हो जाएगी। अपना हिस्सा, अपनी कंट्रीब्यूशन डालना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसी नोट के साथ अपनी मेजबान सोहा अफजल को दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। लॉकडाउन खत्म हुआ है लेकिन कोविड-19 नहीं, तो प्रिकॉशंस जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।